चलिए, तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। फटाफट जल्दी से बताइए। मतलब उतना मन से नहीं किए थे। चलिए, तो एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। तो नमस्कार साथियों, मनिंदर पीछे वाली लाइट बंद, तुम कुछ ना बोला करो, ठीक है। चलो, तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता और मेरे साथ है अनुराग सर। जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए। पहले आप बताइए आपको मेरी आवाज क्लियर है ना? और मेरी भी चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आज अभी दोपहर में आंसर की आ गई। आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर मुझे तो लगा था ये क्वेश्चन गलत है। मतलब 4-5 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ऐसे हैं जो बच्चों को लगा रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन सर गलत है, मेरा सही है। तो उसी बात को हम लोग यहाँ क्लियरिफाई करने आए। हम लोगों के पास बहुत सारे मैसेज आए। देखो, क्वेश्चन तो हम लोग के पास 100 से 150 आए, बहुत क्वेश्चन आए सुबह से लेकर शाम तक। बट वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ में सर को गलत क्वेश्चन कुछ मिले, मुझे साइंस में मिले, तो जितने भी हम लोगों को लगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेके आए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेजे लेकिन शिफ्ट और जोन नहीं भेजे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता दूं। जिन्होंने शिफ्ट और जोन भेजे हैं उनके लिए शिफ्ट और जोन के साथ क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए, कई बार ये भ्रांति हुई बच्चों को, खास तौर पर मैं बात करूं तो गणित के प्रश्नों में, कि उन्हें ये लगा कि रेलवे ने जो उस प्रश्न का उत्तर दिया है वो गलत है। लेकिन अगर उस चीज को सही से देखा जाए तो ऐसा नहीं था। उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे मिले हैं सर को भी, साइंस के और मुझे मैथ्स के, जो वाकई में रेलवे ने गलत उत्तर के साथ दिए हैं। तो उन लोगों को, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से कहना, हाँ सारी बातों का जवाब भी देंगे, आपके जो प्रश्न है उसके जवाब भी देंगे, लेकिन पहले उन प्रश्नों पर बात करते हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो किसी भी प्रश्न के लिए। ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी सर पहले मैथ के सारे क्वेश्चन को देख ले ले। मैथ में तो बहुत ज्यादा सर को गलत क्वेश्चन नहीं मिले, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तुरंत तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, या सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप कर देना। एक बार सर नंबर बोल दो। हाँ, जिसको ये लग रहा है कि मैथ्स का सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लग रहा है कि रेलवे ने गलत आंसर दिया है, तो मैं आपको नंबर एक बार बोल दे रहा हूं, फिर से कॉल मत करना, मैसेज ही कर देना कि सर हमें ये लग रहा है कि इस मेरी शिफ्ट ये थी, इस तारीख को मेरा एग्जाम था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्रश्न है वो रेलवे ने गलत दिया है आंसर। तो मैं उसको भी यहां पर आपके सामने क्लैरिफाई कर दूंगा। बट सब्र के साथ ये ध्यान रखना है कि हर बार जो चीजें होती हैं वो वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हो, ठीक है। चलिए, फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है सुंदरम। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए, आप लोग ये सारे जो प्रश्न अभी हम बताने वाले हैं, मैं और अनुराग सर, यही वो प्रश्न होंगे जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपको नंबर भी मिलेगा, पैसा लगेगा, इसलिए पैसा लगेगा तो फिर नंबर भी मिलेंगे, दोनों चीजें होंगी, है ना। तो हम लोग जोन और शिफ्ट दोनों बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सके, ठीक है। चलिए फिर सर पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं भी लेके आऊंगा। ताकि देखो, हर एक, ये भी आप जान रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रति क्वेश्चन 50 रुपए और उसके साथ बैंक चार्ज है। बैंक चार्ज प्लस 50 रुपए प्रति क्वेश्चन पर चार्ज लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी ऐसे गलत क्वेश्चन को, जिसको आप गलत समझ रहे हो, उस पर आप ऑब्जेक्शन रेस कर दो, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि पैसा बड़ी कीमती चीज है भाई आज के युग में, और बड़ी मेहनत से कमाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स में जो क्वेश्चन है जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है वो कौन कौन से हैं। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं मैथ्स के उन प्रश्नों की जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। जैसे उसमें से अगर मैं पहले प्रश्न पर आ जाऊं, तो ये एक प्रश्न है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। ये 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें चेन्नई जोन के एक बच्चे ने इसको मेरे को भेजा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। यहां पे कह रहा है कि एक समीकरण दिया है, द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के मूल ज्ञात करने हैं। रेलवे ने इसके लिए आंसर बोला है 7 और 3, जबकि इसके लिए जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आप सभी लोग जानते हो, कमेंट से मुझे बताते भी रहो। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी यहां पर सिखा देता हूं एक बार फिर, जिनसे ये प्रश्न गलत हुआ है। देखो,
जब भी कभी ये फॉर्म दी होती है द्विघात समीकरण की और उसमें जो होता है b, अगर ये b क्या होगा, जो x का गुणांक है b अगर पॉजिटिव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, b क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या करते हैं कि b और c दोनों के साइन को बदल देते हैं, यानी ये माइनस और ये माइनस। अब आपको देखना है कि 21 आपको गुणा करके लाना है और जोड़ कर लाना है 10। ऐसी दो संख्याएं आपको चिन्हित करनी है जो कि गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 10 मिल जाए। तो मुझे साफ समझ में आता है सर 7 और 3 होती हैं, जिनको गुणा करेंगे तो 21 आएगा और जोड़ेंगे तो 10 आएगा, करेक्ट है। जिसमें बड़ा नंबर आप पहले लिख दीजिए, छोटे नंबर को आप बाद में लिख दीजिए। तो ये संख्याएं क्या क्या होनी चाहिए, मूल क्या क्या होने चाहिए, -7 और -3 हो सकता है। इस पर आपको 100% ऑब्जेक्शन रेस करना ही करना है। जितने भी 14 सितंबर यानी सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उन सभी से निवेदन है कि इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन रेस करिए, तो यहां पर आपको बड़ा फायदा होगा, नंबर भी मिलेंगे और ऑब्जेक्शन के जो 50 रुपए हैं ना मित्र, ये भी आपके वापस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक चार्ज जो है वो कटेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मेरी बात को सुनते रहिएगा। अब मैं, ये तो एक बहुत साधारण सा प्रश्न था द्विघात समीकरण का, जिसकी क्लास मैंने पूरी पढ़ाई थी, एक एक प्रश्न जिसने मुझसे मैथ्स पढ़ी है उसके, मैं आपको कई सारे बच्चों के डेटा ऐसे दूंगा समय आने पर जिनके 25 में 25 क्वेश्चन वो सही करके आए हैं। एक नहीं, कम से कम 10 बच्चों का डेटा ऐसा बताऊंगा, और ज्यादा ही होंगे, अभी काउंट नहीं किया है लेकिन ज्यादा होंगे। बड़ी खुशी है मुझे आज इस बात की, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं जिस पर आपको ऑब्जेक्शन रेस करने की हो सकता है जरूरत पड़े। ये 17 अगस्त का, जिस दिन एग्जाम शुरू हुआ था, सेकंड शिफ्ट में एक डीआई पूछी गई थी, और इस डीआई में कहा था कंपनी ए के लिए, किसके लिए, कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी ए के लिए। अब देखो आप, कंपनी ए का जो हिस्सा है वो ब्लू वाला है, ये वाला है, और 2015 से 2016 तक में जितनी भी कमी हुई है, तो 2015 में कंपनी ए की अगर बात करें तो यहां पर 2015 में कंपनी ए का उत्पादन 3 पॉइंट में था, और कंपनी ए का उत्पादन जो था वो 2016 में 2.5 था। तो भाई एक चीज तो कंफर्म है कि कमी तो हुई है। तो कितनी कमी हुई है, यहां पर 3 से 2.5 हो गया, यानी 0.5 की कमी हुई थी, कितने पर, 3 पर। कितने प्रतिशत की कमी थी ये आपसे पूछ रहा था, दशमलव हटा के आप 0 बढ़ा लोगे, यहां पर 5 से 1/6, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% की कमी आएगी, जबकि रेलवे ने इसका आंसर क्या दिया है, रेलवे इसका आंसर 20 दे रहा है। तो आप इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो 101% की, सर इस प्रश्न में गलती है। 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जिसमें यह प्रश्न था, आप 100% ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि सर हाँ इसमें निश्चित तौर पर गलती थी और यहां पर ऑब्जेक्शन रेज करना है आपको, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्शन रेज करे तो बाकियों का फायदा होगा क्या, जिसकी शिफ्ट थी। अब जैसे मान लो सेकेंड शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, अब जो ऑब्जेक्शन रेस करेगा फायदा उसी को मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि गलती हमने करी तो माफी अगर हम मांगेंगे तो सबका फायदा होगा, ऐसा तो नहीं। या फिर ये आप कहो कि अगर बहुत सारे लोग बैठे और गलती सिर्फ हमने करी तो उसका दंड सभी को मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलती हमने करी तो दंड भी किसको मिलेगा, हमें। तो जो ऑब्जेक्शन रेस करेगा फायदा भी उसी को होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। 29 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में कोई गलत है क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत है तो आप मुझे भेज दो। अब उसके बाद जिसमें आपको लग रहा है कि रेलवे के द्वारा दिया हुआ आंसर गलत है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने अभी बोला था, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक अगला प्रश्न है जिसमें जो है बच्चों को ऑब्जेक्शन करना है, मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन से शिफ्ट का प्रश्न है। तो उस प्रश्न को भी देखिएगा, मैथ का ही प्रश्न है। जैसे हाँ ये प्रश्न था। एक तीसरा प्रश्न ये था, इसकी शिफ्ट बच्चे ने लिखकर नहीं भेजी है कि ये कौन से शिफ्ट का एग्जाम था, जिसमें रेलवे ने आंसर 1.8 दिया था। आप लोग सही से प्रश्न को पढ़ो और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो 101%, ठीक। आपका पैसा भी वापस आएगा और नंबर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए जी,
कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां x+1, 7-x और 4x+2 है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाइयों की बात किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भुजाओं की लंबाइयां क्या है, तो बहुत ही सरल सवाल था। x+1 थी, 7-x है, 4x-2 है। ये कह रहा है कि x के किस मान के लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करेगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब ये होता है कि उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। यहां पर रेलवे ने आंसर जो दिया है वो 1.8 दिया है। अच्छा, आप सपोज करके देखो कि अगर आपने x की जगह 1.8 रखा होता तो ये भुजा 2.8 होती। x की जगह अगर आपने 1.8 रखा होता तो 7 में से 1 18, मतलब 70 में से 18 माइनस कर लेते तो ये भुजा 5.2 होती। और अगर x की जगह आपने क्या रखा होता 1.8, तो 18 चौको 72, 7.2 में इसको माइनस कर लेते तो अपने पास जो जवाब मिलता, जैसे यहां पर लिखते 4 गुणे 1.8 माइनस 2, तो 18 चौको क्या हो जाता, ये 72 हो जाता, 7.2 हो जाता। अब 7.2 में अगर हम 2 को माइनस करते तो 5.2 आता। कई बार बच्चों को ये लगा था कि ये प्रश्न गलत है। जानते हो ये प्रश्न क्यों गलत लगा है? ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको ये लगे होंगे कि अरे रेलवे में तो इसका आंसर गलत दे दिया। हो सकता है रेलवे ने इसका आंसर क्या कर दिया, गलत दे दिया। अब समझना कि ये बच्चों को क्यों लगा होगा कि रेलवे ने इसका आंसर गलत दिया। एक आंसर है 1.8, तो अगर मैंने 1.8 रखा है तो यहां पर एक भुजा अपने पास 2.8 आई है, दूसरी भुजा 5.2 आ गई, तीसरी भुजा भी 5.2 आ गई, यानी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब गलत लगने का कारण यह था यहां पर कि अगर इसे x+1 रखा जाए, इसे 7-x रखा जाए और तीसरी भुजा जो है 4x-2 की हो। अगर यहां पर मैं 3 रख लेता हूं तो 3 से ये 4 बन जाएगा, 3 यहां रखोगे तो भी ये 4 बनेगा, और अगर 3 यहां रखेंगे तो 4 3 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा। अब सरल क्या लगा, 1.8 और 3 में, बोले सर 3 लगा। आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज इसलिए कर सकते हो कि इस सवाल में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिससे ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो रहा है। बात को समझना बेटा, 3 से भी हो रहा है और 1.8 से भी हो रहा है। ठीक, बाकी भी रख के देख सकते हो निरूपित करने के लिए। 1 रखोगे तो सवाल नहीं उठता, 1 से तो नहीं होगा। 2.4 रखोगे तो 2.4 से भी होने की गुंजाइश कम है। लेकिन एक ही प्रश्न में दो ऑप्शन ऐसे आ गए जिससे ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो अब आंसर तो एक ही होना चाहिए। या तो बच्चा अगर 3 लगाएगा तो उसका भी सही होता, फिर वो कहता कि सर इसने तो 1.8 दिया, आंसर 1.8 भी सही है, लेकिन जिसने 3 लगाया है उसका भी सही है। बात को इसलिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन कोई भी करे, गलत उत्तर है तो पूरी शिफ्ट वालों को फायदा होगा। अगर एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो पूरी शिफ्ट को फायदा क्यों होगा, आप ही बताओ। अगर मान लो ऑब्जेक्शन मैंने रेज किया तो मेरी पूरी शिफ्ट को फायदा होगा, तो फिर अगर यही सोचकर अगर सब लोग रहेंगे तो फिर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा। यह भी आपको याद रखना है कि अगर एक शिफ्ट में आपको दो ऑब्जेक्शन, मतलब दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्शन रेज करने का फायदा है, तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, रेलवे ने ये जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। 1.8 जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 3 भी पुट करेंगे तो भी आंसर आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सही होगा। बात समझना कि मैंने दोनों बातें यहां पर आपको लिख के बता दी कि कैसे कैसे। तो जिन बच्चों को 3 लगाया है उन्होंने और उन्हें यह लगा कि 1.8 रेलवे ने दिया, मेरा गलत हो गया, वो ऑब्जेक्शन 100% रेज करिए कि 3 भी सही है, क्योंकि एक ही सवाल में 2 सही ऑप्शन नहीं होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो बच्चों को यह लगा कि अरे यार इसका तो आंसर रेलवे ने गलत दिया, मेरा सही है क्या, आओ जरा देखते हैं। ठीक, कुछ ऐसे प्रश्न जो रेलवे के माध्यम से आपको ये लगे होंगे, जैसे एक ये प्रश्न था, एक ये प्रश्न था, यहां पर थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें काफी बच्चों को ये लगा कि अरे भाई रेलवे ने तो गलत आंसर दे दिया, लेकिन गलती क्या है कि उन्होंने इस प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं। लैंग्वेज बड़ी प्यारी है भाई। कह रहा है एक संख्या दी है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में निम्न में से कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा, मतलब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट जो होगा वो मोस्टली होगा। तो समझना दोस्त,
प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ देते हैं, तो विषम अंक और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दो, तो 2 में 1 घटाओ 1, 1 में 2 जोड़ो 3, फिर 4 में 1 घटाओ, क्योंकि सम में 1 घटाना है 3। अब 9 सुनना, यहां पर 9 में 9 की क्या है विषम अंक, अगर इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 11 होगा, तो 11 पूरा लिखना है, ये नहीं कि 9 में 2 जोड़ रहे हैं तो 2 अंक का अगर नंबर बन रहा है तो 1 ही लिखेंगे, 11 सर पूरा लिखोगे। 7 में 2 जोड़िए 9, 7 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9। अब बात आई 6 कैसा अंक होता है, इवन नंबर सम, इसमें 1 को घटा दोगे 5 आ जाएगा। 3 विषम अंक, 2 जोड़ दो 5 हो जाएगा। अब ये पूछा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा डिजिट हुई, तो 1 1 1 3 बार रिपीट हुआ, यानी कि आपको इसका एक तरीके से बहुलक बता देना था, तो 1 इसका करेक्ट आंसर था। बच्चों में ये बड़ी वो लगा कि अरे भाई गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक बात समझ रहे हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके साइंस में हैं, और उन प्रश्नों को आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न वाकई में गलत आए हैं, और उनके लिए आपके सामने कौन से सर आने वाले हैं ये तो आप जान ही रहे हो। ठीक, योगेश सर आ जाओ भाई। ओके चलिए, तो भाई सब लोग तैयार है। तो साइंस में मुझे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जिसपे ज्यादातर स्टूडेंटों को डाउट भी होगा, मतलब वो सारे क्वेश्चन रेलवे ने भी गलत किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने भेजे मुझे, कहा कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने ऐसा पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने उस चीज को बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा देख लेना मेरे पुराने वीडियो उठा के। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न है जो आपको लगेंगे कि गलत है, लेकिन वो सही है। आपको उन बच्चों को भी मैं शेयर मतलब हम लोग बताएंगे, लोग कह रहे हैं ना कि ये कहाँ है नंबर जिनके नंबर 70 आए हैं, 72 आए हैं, 75 आए हैं, ऐसे लोग कहाँ हैं जिनके नंबर 80 आए हैं, तो उन बच्चों से भी मिलाएंगे जिनके इतने नंबर आए हैं, क्योंकि वो पाठशाला रेलवे एग्जाम से पढ़े थे और उन्होंने लगातार अच्छे ढंग से पढ़ाई करी थी। ठीक, चलो तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप इसको जरूर मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं तुरंत अभी बताता हूं, है ना। उससे पहले हम लोग आज के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। और ऐसा लगा करता है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं है, बहुत सही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये वो प्रश्न है जो न्यूमेरिकल आया था। अब मुझे बच्चे ने सारे के सारे शिफ्ट और जोन नहीं भेजा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना थोड़ा बड़ा अजीब सा सवाल है, देखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन सवाल सॉल्व कैसे हो। और रेलवे ने आंसर दिया है 8:1। ज्यादातर लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजा, कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 एक समान प्रतिरोध। अच्छा सर, 4 एक समान प्रतिरोध है, तो मैंने क्या काम किया है कि 4 प्रतिरोधों को, एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। ठीक है, और चूंकि 4 समान प्रतिरोध है तो सबको 8 और 8 ओम मान लिया, सबको 8 ओम। इस संयोजित किया जाता है। अच्छा, एक बैटरी से भी जोड़ा जाता है, इसे एक सेल से जोड़ा दिया, ये देखिए मैंने सेल से जोड़ दिया। फिर बोला जा रहा है इसे विसंयोजित किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, और पुनः उसी सेल के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। मतलब पहली वाली कंडीशन में तुमने इन चारों प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा, दूसरी वाली कंडीशन में फिर से इन सारे प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा और समान सेल के साथ जोड़ा है। देख लीजिए, चाहिए देखो। ओके, अब देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, फिर प्रत्येक प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक क्रम में प्रतिरोध में धारा का अनुपात बताइए। मतलब जब तुमने सीरीज में जोड़ा था, जब तुमने समांतर में जोड़ा था, तो दोनों में धारा का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहां पर तुमसे धारा का रेशियो किसी भी प्रतिरोध में, और यहां पर किसी भी एक प्रतिरोध में धारा का रेशियो, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, बैटरी लगा लेते हैं। अगर यहां पर मैं बैटरी 16 वोल्ट की मान लूं, और मैंने 16 मान लीजिए, ये 4 वोल्ट मान लीजिए, जो भी आपकी मर्जी का है, मैंने 4 वोल्ट ही मान लिया, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो निकालना है। तो मेरे भाई बताओ, यहां से धारा पहली वाली कंडीशन में क्या आ जाएगी? तो कहना नेट वोल्टेज बटे नेट रेजिस्टेंस। 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट का प्रतिरोध, तो धारा देख लीजिए 8 एम्पियर की आ गई, 8 एम्पियर। फिर याली कंडीशन में अगर मैं किसी एक रेजिस्टेंस में प्रतिरोध पूछूं, यह धारा पूछूं I2, इन्होंने साफ साफ देखी बोला था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा, समझो बात। तो एक प्रतिरोध में I2 पूछूं तो ये देखिए, ये सब 8 ओम के हैं, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर 1 ओम मेरे दोस्त रेजिस्टेंस है,
4 वोल्ट की बैटरी है तो I बराबर सीधा सीधा हो जाएगा I2 बराबर V बटे R, है ना। और जैसे ही यहां तुम V बटे R लगाओगे 4/8 तो फाइनली देखिए ये तुम्हारा आ जाएगा 4, यानी यहां तुम्हारा 4 एम्पियर आया, यहां तुम्हारा 8 एम्पियर आया और I1 अनुपाते I2 पूछा जा रहा था तो I1 रेशियो I2 कितना हो जाएगा, तो कहना I1 और I2 का अनुपात आ जाएगा 8:4, जो कि रेलवे ने एकदम सही दिया। बात समझे ना? ओके, तो ये वाला प्रश्न सही है, तो टीसीटी शिफ्ट में आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन लग रहा था गलत है। ये तुम्हारा 15 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी लोगों को लगेगा बहुत गलत है, मैं फिर से बता दूं। सवाल है किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों मैंने कई बार बताया है, अगर ये कोई धारावाही चालक आई है ना, और इस पर अगर मैं पूछूं कि बताइए चुंबकीय बल रेखाएं कहां पर होंगी, तो याद करिए चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही तो होती है, ऐसे ही तो होती है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं एक वृत्त बनाती है, और मैंने कई बार बताया है, और इनकी दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो तुम्हारी धारा के भी परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, आई के परपेंडिकुलर भी होगी। उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बल के भी कैसी होती है, लंबवत होती है। ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं, इस बात को याद रखना। तो धारा की दिशा के लंबवत रेलवे द्वारा ये जो उत्तर दिया गया था, ये भी उत्तर एकदम सही था। ओके, अब बस सर ये वाला सवाल हो गया। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल तो गलत है कि सही है, आप लोग खुद डिसाइड करना, है ना। सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ आलोक दीप, मैं चेक कराता हूं क्वेश्चन आपका। दो पारदर्शी माध्यम ए और बी, अपवर्तनांक 3/2 4/3, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। बच्चा जिसके सापेक्ष होता है वो हमेशा नीचे रखा जाता है, और जिसका अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। बताइए, तो माध्यम इन्होंने बोला हुआ है माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए, बी के सापेक्ष ए, तो ए ऊपर रख दीजिए, और ए का अपवर्तनांक 3/2 4/3 नीचे, तो आंसर जाएगा 9/8 के साथ। ये उत्तर रेलवे ने गलत दिया है। इसका उत्तर दिया है रेलवे ने 8/9, जबकि सही उत्तर है इसका 9/8। ओके चलो सर, बने रहिए। एक प्रश्न और मिला है, ये प्रश्न बालक ने भेजा है 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का है, जिसमें इनको लग रहा है कि रेलवे ने गलत आंसर दिया है। चलो मैं क्वेश्चन और दोनों चीजें आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर RQP है, RQP है, और यहाँ पर PQ के समांतर एक लाइन खींच दी गई है, नाम है AB। क्या नाम है? AB। अब इनकी भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं, ये x/2 दिया हुआ है, यहाँ पर x+1 दिया हुआ है, ये भुजा x+10 दी हुई है, और इसके बाद एक भुजा यहाँ पर x दी है। तो ये समरूप त्रिभुज का हिसाब किताब हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। इस भुजा को इसके साथ लिख लो, यानी x/10, और इसकी भुजा जो है x/2, इसको लिख लो। नीचे जब लिखोगे तो ये दोनों जोड़कर लिखी जाएंगी, यानी कि x/2 प्लस x+1, ये लिखा, बस सवाल खत्म, काम हजम। अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। x/x+10 हो जाएगा, ये x/2 बना रहने दो। इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x+2 हो जाएगा, और 2 ऊपर उछल के चला जाएगा इसके साथ। बात समझना भैया, समझे? 2 इसके साथ ऊपर उछल के गया। अब समझो, ये क्या बन जाएगा? 3x+2। क्या बन गया? 3x+2, और ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर x नीचे 3x+2, ऊपर x नीचे क्या बना? 3x+2। अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये कोई बड़ा काम नहीं रह जाएगा। ठीक, बिल्कुल आराम से इस बात को चेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। रेलवे ने इसका आंसर जो दिया हुआ है वो 18 यूनिट दिया हुआ है, 18 इकाई दिया हुआ है। अब आप चेक कर लो कि इसको सॉल्व करके x का मान क्या आएगा। अगर x बराबर 18 रखने पर या 4 रखने पर, जो भी आ रहा है, क्या आ जाएगा भाई? हाँ रामपाल भाई वो वाला क्वेश्चन लेता हूं, है ना। हाँ ना, मैं सारे क्वेश्चन लिया, हीरे वाला जरूर लेता हूं, है ना। उससे पहले देखिए 6 अक्टूबर वो शिफ्ट थी, मैं आपको पहले बता दूं, 6 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट वो शिफ्ट थी जिसमें सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखना, 6 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन है। रामपाल बस 1 मिनट रुक जाइए, आपका भी सवाल आता है। सवाल ये है, CNG LPG के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इन्होंने गलत पूछा है।
देखो एक तरफ लिखा हुआ है तुम्हारा सीएनजी और एक तरफ लिखा हुआ है एलपीजी, और तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए गलत कौन सा है। रेलवे ने उत्तर दिया है कि सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जाती है, पहला उत्तर ये दिया। जबकि आपकी बात देखा जाए, थोड़ा गौर से देखिए, मैंने कई बार बताया है चाहे सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, भाई सीएनजी में होता है मीथेन और प्लस एथेन, और एलपीजी में क्या होता है सर, एलपीजी में होता है प्रोपेन और एलपीजी में होता है सर ब्यूटेन। तो दोनों में कार्बन होता है। तो देखो सीएनजी और एलपीजी जो है कार्बन कण नहीं होते, देख लो चाहे, ये बात टोटली गलत है कि सीएनजी एलपीजी में तो कार्बन है, तो कार्बन कण नहीं होते सर, ये बात गलत है, ये बात गलत है। जबकि दोनों में कार्बन होते हैं, ये बात सही है। स्वच्छ ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, ये भी सही है। और आजकल सीएनजी और एलपीजी देखो पाइपलाइन द्वारा घरों में पहुंचाई जाती है, ये बात भी सही है। तो गलत जो जाएगा वो तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रेलवे ने यह उत्तर गलत किया है। हाँ, मैं सारे क्वेश्चन बताता हूं, थोड़ा एक बार सेशन को सब लोग पहले शेयर कर दो दोस्त। अरे देखने वाले इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों, सुबह से सर दर्द करने लगा, क्वेश्चन को छाटे कौन सा गलत कौन सा सही, और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है दोस्त। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम लोग चाहते तो हर तरह के क्वेश्चन लाकर आपको सॉल्व कराते थे, उससे आपका टाइम बर्बाद होता, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि हाँ कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है। रामपाल बस 1 मिनट रुक जाओ, वो भी क्वेश्चन आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न जो है 30 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का सवाल है, और ये वाला प्रश्न भी रेलवे ने गलत किया है। ओके, चलो अब देखिए सवाल क्या है। प्रश्न ये है कि अगर तुम्हारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो बताइए इसमें किसका, इन्होंने बोला है किसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बताइए। ओके, तो आप गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, इसमें जो कॉपर है ना, अगर इस रिएक्शन को मैं ब्रेक करूं, इस रिएक्शन को ब्रेक करूं, तो कॉपर जो है वो अपना कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यानी Cu++ बना रहा है। जबकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बना रहा है। बच्चा ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा O- में, है ना, बस O2 यहां होगा 2O1। तो आप देखिए कॉपर में देखिए 0, वो हमारा +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी। तो कॉपर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। लेकिन जब यहां पर अगर रिएक्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए 2O- लगेगा, तभी तो रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी। तो यहां पर 0 घट के -2 हो गया, यानी ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। और इन्होंने ये प्रश्न पूछा था दोस्त मेरे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है कॉपर का, ओनली कॉपर, ओनली कॉपर। ठीक है, बताइए बात सबको क्लियर है ना। तो इसका प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। सारे क्वेश्चन में लाइन से लूंगा यार, आप बस मैसेज करते रहिए। सर एक बार नंबर व्हाट्सएप करा दीजिए अपना, है ना। तो अभी एक व्हाट्सएप नंबर पे आप ये मैसेज करते रहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। पहले हम लोगों को जो सवाल गलत लगे वो तो सॉल्व करा दिया जाए। हाँ, लव कुमार पंडित जी आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए दोस्त। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। सवाल देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन गलत है। बच्चे ने देखो इसमें शिफ्ट और जोन नहीं भेजा, कोई बात नहीं, आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। 50 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तन क्षेत्र में इस प्रकार से प्रेरित है कि ईएमएफ 5 वोल्ट है। देखो ईएमएफ 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 50 ओम, और तुमसे बोला धारा। तो मेरे भाई ये तो बहुत आसान सा सवाल है। धारा I बराबर होता है V/R होता है, तो V तुम्हारा 5 वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा 50, देख लीजिए। और 5/50 अगर देखा जाए तो 8/10, और 8/10 का मतलब होता है 0.1 एम्पियर। जबकि रेलवे ने इस प्रश्न का आंसर दिया है 0.01 एम्पियर, जो कि गलत है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ध्यान रखना इसको। सर एक और मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। ओके सर, आ गए दोबारा से। सर एक मैथ का क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 85 45 94 49 47। इस पर जो भी डाउट है भेजते जाइए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका डाउट सही हो, मैं बार बार बताता हूं। जैसे सर यहाँ पर एक बालक ने अभी हमें डाउट भेजा है मैथ का 27 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में।
27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में इन्होंने एक ये जो डाउट भेजा है अपना, ये पूछ रहे हैं सर कि इसमें जो रेलवे ने आंसर दिया है वो गलत दिया है। इसमें सवाल ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 5 बराबर 0 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब माइनस में 5, और तीसरा ऑप्शन है रूट 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे में रूट 2 बराबर में 0 है। और चौथा ऑप्शन दिया है, कह रहा है 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 दिया है बराबर में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें यह पूछा जा रहा था भाई कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, सिर्फ ये सवाल पूछा गया है कि इसमें कौन सा द्विघात, 27 सितंबर का सवाल है, 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये बालक ने पूछा। रेलवे ने इसका आंसर ये बोला है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण का जो मानक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहां पर जो c होता है ये नियत वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये याद रखिएगा, जो a है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो द्विघात नहीं रह जाएगी। पहली बात याद आपको ये रखना है कि जो x का गुणांक होता है, इस चीज को हमेशा देखना है कि x का गुणांक तो रूट में हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, x का गुणांक तो रूट में हो सकता है, यानी b रूट में हो सकता है, लेकिन x रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे हम ये कह दें कि ax स्क्वायर प्लस b रूट ऑफ x प्लस c बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चर राशि का रूट नहीं लोगे, चर राशियां ही हैं, एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब क्या है, चर राशियां। तो रेलवे ने जो इसका उत्तर दिया है कि इन सभी में द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि रेलवे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए, इसके बाद ये वाला प्रश्न भी देखिए, ये 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का है। देखो रेलवे ने बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन दिए जिसमें दो आंसर सही हो सकते हैं, बात को समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें दो आंसर सही हो सकते हैं। अब अगर दो आंसर वाले क्वेश्चन आ जाए तो सवाल ये है कि बच्चा कौन वाले क्वेश्चन लगाए। उसी का एक एग्जाम्पल है 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। अब 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में देखो सवाल क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि बताइए कौन सा गलत कथन है, और इन्होंने जो दिया है वो न्यूलैंड के अष्टक नियम से सवाल दिया है कि बच्चा न्यूलैंड के अष्टक नियम याद करो। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में मैंने कई बार आपको बताया है कि परमाणु संख्या का बढ़ता हुआ क्रम होता है, पहली बात। तो न्यूलैंड के तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित है, एकदम सही। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व हो रहा है, एकदम सही। याद करो लिथियम ये, तो सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व हो रहा है, ये एकदम सही। फिर आए कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व हो रहा, बस यही गलत हो गया, ये गलत है बच्चा, ये तो गलत है। याद करो बेरिलियम के बाद 8वां तत्व आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व आएगा कैल्शियम, है ना। तो उन्होंने जो बोला ना कि कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व होगा, ये बात गलत है। बेरिलियम के बाद 8वां तत्व तो मैग्नीशियम है। अरे देखिए, अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू होता है, सर ये वाली बात भी गलत है। ये वाली बात क्यों गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम तक नहीं, याद करो मैंने बताया था अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है ना, कई बार बताया है। तो इन्होंने केवल लास्ट वाला उत्तर को सही कर दिया, मतलब लास्ट वाला गलत पूछा है इसलिए लास्ट वाला टिक कर दिया, लेकिन गलत तो भैया सी वाला पार्ट भी है। तो जब तीसरा वाला पार्ट भी है तो लोगों को कंफ्यूजन हुई। ओके, समझ में आ गया ना। चलो और देखिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो 101% गलत है। 6 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में सबसे ज्यादा गलतियां पूछी रही है, 6 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में। ओके भैया, आप लोग देखो ऐसे मैसेज करोगे तो हम लोग ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। लव कुमार जी पहले आप अपना नाम से साथ मैसेज कर दीजिए, मैं इसका रिप्लाई करता हूं, है ना। ओके, अब ये अलग देखिए, ये 6 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का सवाल है और 101% गलत है, 101%। सवाल देखो क्या है, सवाल ये है कि हीरे का अपवर्तनांक इतना है, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। तो जब भी कभी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी जाती है, जैसे कि हीरा, तो उसमें क्या करते हैं कि ऊपर प्रकाश की वेलोसिटी यानी 3 × 10⁸ जो कि निर्वात में होती है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद कभी भी इसका उत्तर जो है 3 × 10⁸ नहीं मिलेगा, जो कि रेलवे ने सही किया है। इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा वो 3
अब देखो 3 में अगर 2.42 डिवाइड करेंगे 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो याले क्वेश्चन में आप 101% ऑब्जेक्शन को रेज करिएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। सभी बच्चों से भैया निवेदन यह है कि दोस्त यहाँ कमेंट में आप क्वेश्चन मत करो, यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, काफी सारे बच्चों के आ रहे हैं नहीं देख पाएंगे। आप सर का व्हाट्सअप नंबर लो, उसमें क्वेश्चन सेंड करो ना। क्या है सर? ठीक है, 85 45 94 49 47 है ना। लव कुमार, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया है, समझे ना। तो जो रेलवे ने उत्तर दिया है दोस्त वो सही है। ओके चलो और आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। ये वाला सवाल भी 101% गलत है। हाँ तो ये वाला सवाल भी देखिए, फटाफट जल्दी से देखिए। ये वाला सवाल भी पूरी तरह से गलत है। अब ये देखो क्या है। हाँ लक्ष्मण, वो वाला उत्तर भी सही है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, ये किसमें टूटता है वो उसका एल्कोहल ही सही है, पाइरुवेट नहीं है, क्योंकि प्लस CO2 और लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया। सवाल देखो क्या है। एक राज्य में बिजली की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है, देख लो 5 रुपए प्रति यूनिट है। 100 वाट के पंखे को पूरे मई महीने में प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। अब ये देखो, ये प्रश्न क्यों गलत है, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं सही है। आप खुद देखो, 100 वाट का बल्ब या पंखा जो भी दिया हो, है ना, प्रतिदिन 10 घंटे, प्रतिदिन 10 घंटे, और कितने महीने चलाने हैं, तो कहा जा रहा है कि मई महीने में चलाना है। अब आप बताओ, पूरा मई महीना लिखा है, मई महीने में कितने दिन होते हैं, तो मई में तो 31 होते हैं ना, तो इंटू 31 करेंगे और डिवाइड बाई बताइए क्या करेंगे, 1000। यहां से तुम्हारा पता चलेगा नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट बताइए कितना हो जाएगा, तो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है 31 यूनिट। बताइए अच्छा, एक यूनिट का दाम कितना है? एक बालक है मोहम्मद तस्लीम, योगी सर को सवाल व्हाट्सएप किया, देख नहीं रहा। अब योगी सर पढ़ा ले कि तुम्हारा व्हाट्सएप देख ले, क्या कर ले? फट के 4 हो जाए योगी सर, क्या कर ले? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी सर पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप कैसे देखेंगे? दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, मैं सब देखूंगा, रिप्लाई करूंगा, परेशान मत हो, है ना। तो देखो 5 रुपए प्रति यूनिट है, तो 31 गुणे 5, ये तुम्हारा जाना चाहिए 155 रुपए। ओके, अब इन्होंने 150 दिया है, मानता हूं कि आपका 150 के आसपास उत्तर आएगा, लेकिन ये टेक्निकली देखा जाए तो पूरी तरह से गलत है। और मैं ऐसा फिर से बोल रहा हूं कि रेलवे को इस तरह से गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे में क्या होता है, समय बर्बाद होता है। ये जितने भी गलत क्वेश्चन है ना, मैं विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उन्होंने इस गलत क्वेश्चन में कम से कम अपना 3 से 4 मिनट बर्बाद किया होगा। बिल्कुल। इसलिए ये गलतियां केवल एक क्वेश्चन की नहीं होती, पूरा पेपर को खत्म करने के लिए, पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए गलतियां हैं। ठीक है, बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है, अगले समय ही नहीं दे पाता है। आगे बढ़ा जाए, चलो और आगे देखिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला सवाल देखिए। अब ये वाला सवाल बहुत खतरनाक है। एक्चुअली में मुझे अभी तक किसी भी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजा नहीं था, किसी भी यूट्यूबर ने इसको सॉल्व नहीं कराया। अगर मुझे पता चला होता कि ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चे ने मुझे भेजा है या डेटा बता पाता, तो मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करता। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है, बस थोड़ा समझने की देर है। सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी 3 ओमी चालक ABC के बीच I और V के बीच 3 ग्राफ खींचता है। मेरे दोस्त पहले एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी तुमसे ग्राफ बोला जाए तो जो चीज पहले बोली जाती है हमेशा उसको Y एक्सिस में लेते हैं। देखो धारा I को तुमने पहले बोला है, तो धारा I हम लोग पहले लेते हैं Y एक्सिस में और वोल्टेज यहां लेते। देखो ओके, और बड़े ध्यान से सुनना, जब भी कभी I और V के बीच एक ग्राफ खींचोगे, तो याद रखना इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप, वो स्लोप जो है वो स्लोप निकल के आता है तुम्हारा I/V। अगर मैं पूछूं इसका स्लोप कितना निकालोगे, तो कह देना धारा बटे V। यानी जो स्लोप होगा वो तुम्हारा रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा। ये यूं कहिए कि I/V, और आप सबको पता है कि V/IR होता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि R जो होगा वो स्लोप का उल्टा होगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है। ओके, हाँ मैं सारे सवाल लेता हूं भाई, 2 मिनट बस रुक जाइए, मैं सारे सवाल लेता हूं ना। अब देखो सवाल में इन्होंने बोला है रजिस्टिविटी का अनुपात, तो रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सर रो बराबर फॉर्मूला होता है R × A/L। बताइए होता है ना। इन्होंने लंबाई को समान बोल दिया, मारो गोली,
उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस का अनुपात, अच्छा लंबाई तो सेम बोल दिया, लंबाई तो छोड़िए, एरिया का अनुपात 1 2 3, ठीक है। रेजिस्टेंस का अनुपात तुम्हें निकालना है, तो एक काम करिए, रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना है तो तुम्हें स्लोप का उल्टा करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना है, स्लोप का उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त रेजिस्टेंस का अनुपात पता क्या हो जाएगा, स्लोप का उल्टा कर दो। तो इनकी स्लोप दी गई है 1/0.5, उल्टा करना है मुझे 1/0.1 और 1/0.2, देख लो। चलो, तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके छोटा कर दूं तो 2 8 5 ये हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस का अनुपात आ गया, एरिया का अनुपात है 8, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई 0.5, अगर मैंने उल्टा कर दिया है तो यहां पर 5 8 2, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां 10 आएगा। और एरिया का अनुपात देखा जाए तो एरिया का अनुपात है 1 2 3, तो रेजिस्टिविटी का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं ना, इनका मल्टीप्लाई ही तो है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2:10:15। अब ये वाला प्रश्न बहुत सारे बच्चे मुझे भेज रहे हैं, फिलहाल मैं बता दूं इस वाले क्वेश्चन का उत्तर ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, मैं सारे पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दूं जो मैंने लिए हैं। ये वाला सवाल देखिए, गोली दर्पण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास। अब बात गोली दर्पण की है दोस्त, ठीक है, अब बात गोली दर्पण की है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखना, ये गोली दर्पण पे सवाल आया था। प्रश्न क्या है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 1 मिनट बच्चे रुक जाइए सब लोग, देखो है क्या, एक बार पहले मैं जितने क्वेश्चन लाया हूं, जितने क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, एक बार वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूं, है ना, ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूं, उसके बाद आपके लोग के मैं कमेंट ले लूंगा। ओके, तो आप लोग के मैं कमेंट ले लूंगा थोड़ी देर में, आप परेशान मत होइए, बस 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखो लिखा हुआ है S1, S1 का मतलब स्टेटमेंट 1, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र C, ठीक है। उस गोले का केंद्र होता है दर्पण जिससे कटा हुआ भाग है, एकदम सही है भाई, जिस गोले से आप दर्पण काटते हो उस गोले का क्या होता है, केंद्र, ये एकदम सही है। अगला देखिए S2 मतलब सेकेंड स्टेटमेंट, गोली दर्पण का द्वारक, द्वारक जिसको आप एपर्चर भी कहते हो, उस गोले का व्यास होता है जिससे दर्पण कटा हुआ है, ये एकदम सही। याद रखना, गोली दर्पण का जो द्वारक होता है जिसे आप एपर्चर भी कहते हो, वो उसका व्यास होता है, ये बात एकदम सही है। ओके, और देखिए मुख्य फोकस गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच का मध्य बिंदु है। भैया फोकस तो दर्पण के बीच का मध्य बिंदु होता है, फोकस पोल और सेंटर के, ये वाली बात भी सही है। तो आंसर जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, जबकि रेलवे ने दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी। बात समझना, आलोक दीप, बस 2 मिनट रुक जाओ दोस्त। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर जो है क्या दिया था, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दिया है NaSCO3, जाके देखिएगा। लेकिन कभी आप मेरा वाला वीडियो उठाते देखिएगा, आज से 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है वो, उसमें मैंने आपको आंसर दिया था NaCl, और रेलवे ने भी इसका उत्तर NaCl ही दिया है। ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा। सवाल है, धावन सोडा बनने के लिए निम्नलिखित में किस कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। धावन सोडा बनने के लिए इनमें से कौन सा कच्चा माल यूज करते हैं। तो आप सीधा सीधा ये कहना कि अगर कच्चा माल की बात है तो याद करो, मैंने कहा था कि जब आप NaCl की क्रिया CO2 के साथ कराते हो, अमोनिया के साथ कराते हो, प्लस आपका इसके अलावा एक और चीज होती है, अमोनिया हो गया, पानी के साथ कराते हो, तो इन सबको मिलाने से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NH4Cl प्लस NaSCO3। फिर उसके बाद ये जो हमारा NaSCO3 होता है उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद फिर बनता है NO2CO3 धावन सोडा। तो भैया कच्चा माल हुआ क्या, तो कहना कच्चा माल हुआ है ऑप्शन नंबर डी के साथ, NaCl के साथ, ठीक है। मांस और दूध में कौन सा संतुलित आहार है सर प्लीज। अरे भाई दूध है, मांस कैसे संतुलित आहार हो सकता है मेरे दोस्त, बताओ। मांस में हमारे विटामिन ही नहीं पाए जाते, मेनली प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है।
चलो ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी लोगों को लगता है कि गलत है, लेकिन क्या है उत्तर, ध्यान से देखिएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। अब देखो ज्यादातर लोगों से कंफ्यूजन क्या हुई, जब इन्होंने बोला दाएं हाथ का अंगूठा तो लोगों ने समझ लिया दायां हाथ का नियम, लोगों ने समझ लिया दायां हाथ का नियम, और वो भी कौन वाले दाएं हाथ का नियम समझ लिया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ लिया, है ना। और जब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ लिया तो सबको ये बात पता होती है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो मध्यमा है सर वो धारा रिप्रेजेंट करती है, और लोगों ने इसका उत्तर लगाया धारा, ए मध्यमा, छोटी धारा पूछा गया, जबकि वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम बोला है, और अंगूठे का नियम होता है राइट हैंड थंब रूल। याद करो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल मैंने कई बार पढ़ाया है, ये देखो ऐसे होता है ना मोड़ने वाला, तो अंगूठा किसको बताता है, धारा को। तो मैक्सवेल के थंब रूल में अंगूठा बताता है मेरे भाई धारा को, और इन्होंने अंगूठे का ही नियम पूछा है, देख लो राइट हैंड थंब रूल। ओके चलो आगे देखिए। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चन मुझे भेज रहे थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा ये वाले क्वेश्चन का जो उत्तर सही होना चाहिए, है ना। कोई मुझे बताए कमेंट करके ये वाला क्वेश्चन किसकी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी मेरे पास मैसेज आया है वो यही वाले क्वेश्चन के आया है, सबसे ज्यादा यही वाले क्वेश्चन का मैसेज है। ये गलत है, श्योर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, उसका आवर्धन -2 है। आवर्धन देखो -2 बोल रहा है, और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से v बराबर हो जाएगा तुम्हारा -1.5, और -1.5 क्यों लिया, क्योंकि बच्चा वास्तविक प्रतिबिंब है, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने रहता है ना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आप ये लगाइए कि अवतल दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u बराबर -2, आवर्धन -2 था, तो v का मान -1.5 रखिए, और जैसे ही तुम v का मान -1.5 रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हरा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देख लो हो गया। तो यहां से बताइए जरा, अगर मैं u का मान पूछूं कितना होना चाहिए, तो u का मान पूछा जा सकता है, इन्होंने पूछा क्या, फोकस दूरी पूछी है, ठीक है। तो एक काम करिए 1/u ही निकाल लीजिए, 1/u ही निकाल लीजिए, तो 1/u निकाला जाएगा। या एक काम करते हैं थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं इसको, ये तुम्हारा 3/2 u बराबर -2, है ना। तो 1/u निकाला जाएगा, तो 1/u तुम्हारा हो जाएगा, यहां जाएगा -4/3, मैंने डायरेक्ट 1/u निकाल लिया। अब मेरे दोस्त बताइए 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, फोकस दूरी तुमसे पूछी जा रही है, ओके। u का मान -4/3, v का मान कितना है सर, v का मान -1.5 मतलब -3/2, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो 2/3, ये हो जाएगा। एलसीएम तुम्हारा 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, द्वितीय 6, 9, देख लो। तो यहां से फोकस दूरी का मान आ जाएगा -6/17 के आसपास आ जाएगा, उल्टा भी करना पड़ेगा आपको, है ना। टोटली गलत, इसलिए गलत, वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। 1.5 मीटर इसलिए गलत हुआ दोस्त, क्योंकि 1.5 मीटर तब बनता, देखो ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 1.5 मीटर और फोकस दूरी भी 1.5 मीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वाला केस हो जाएगा कि भैया यहां से वस्तु की दूरी 1.5, फोकस पे रखा है, और फोकस पे ही वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बनता है ना। तो ये वाला उत्तर किसी की शिफ्ट में आया हुआ, कह रहा है मेरा 5 मिनट खराब हुआ, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी जितने भी मुझे प्रश्न मिले हैं वो ज्यादातर मैंने प्रश्न ले लिए, अब आप लोगों को मैं कमेंट ले लेता हूं, है ना। सवाल में देखो मोहम्मद तस्लीम, तुमने एक क्वेश्चन भेजा, तुम मुझे जल्दी से पहले व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले लूं। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और आया है, बच्चे को बता देता हूं। एक सवाल आया है, लो एक बच्चे ने भेजा है 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का सवाल, 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। सवाल लिखा हुआ है कि इनमें से किसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, यह है प्रश्न। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, बच्चे ने भेजा है ये भी जस्ट। तो बच्चे ने जो आंसर दिया है वो दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी AgBr,
ये तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट का, जबकि रेलवे ने जो इसका आंसर सही किया है वो सही किया है सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl, ये रेलवे ने सही किया है, ये आंसर दिया है रेलवे ने। तो मेरे दोस्त अगर AgCl और AgBr ये एक साथ ना होते तो हम लोग AgBr को लगा सकते थे, क्योंकि AgBr एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट ये जो AgCl और AgBr दोनों आ गए तो ये भी हमारा सही उत्तर होता है, क्योंकि Ag के जितने भी कंपाउंड होते हैं, सिल्वर के जितने भी कंपाउंड होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जा सकते हैं। ओके चलो, तो ऑप्शन नंबर स्टेप इसके साथ जाएगा, डी के साथ। और भी देखिए, भेजिए जल्दी से। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन मेरे क्लास में जाके देख लेना। वही बात है ना, जब आप लोग पूरे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट को जब गलत पढ़ते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेन बात होती है कि अब क्या बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक सवाल देखिए, बोला है बच्चे ने कि 12 वोल्ट पर मुझे 24 वाट की शक्ति मिलती है। ये क्वेश्चन पहले देखो एक बच्चे ने भेजा है, और ये इसकी शिफ्ट देखो, गलत बात है यार, शिफ्ट भेज दिया करो, है ना। मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी शिफ्ट का सवाल है। ओके, तो 12 वोल्ट पे 24 वाट देता है, तो 6 वोल्ट पे कितने वाट देगा शक्ति, ये है सवाल। तो बच्चे ने पता क्या किया, बच्चे ने डायरेक्ट जो है 12 का 6 आधा, 24 का आधा 12 वाट कर दिया, जय माता दी। ऐसा थोड़ी ना होता है तुमने 24 वाट कर दिया, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट की कमी है दोस्त। देखो, अगर यहां पर वोल्टेज हुआ है आधा, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V²/R, यही वाला लगाना है। क्यों ये वाला लगाना है, क्योंकि जब भी कभी किसी बल्ब की बात करते हैं ना, तो बल्ब में हमेशा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर तुमने पावर का फॉर्मूला V/I वाला लगाया तो डायरेक्ट तुमने 12 का आधा 6, तो 24 का आधा 12 कर दिया। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो, धारा थोड़ी ना कांस्टेंट होती है, धारा बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज बदलने से जो चीज एक नहीं बदलती वो होता है रेजिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अब जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ V² आया है, देख लो, तो V² आया है, तो 8/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 8/2 का स्क्वायर हो जाएगा 8/4, आंसर जाएगा 6 वाट के साथ। रेलवे ने 6 वाट एकदम सही दिया है। ओके चलो, और देखा जाए, एक बच्चे ने अभी अभी जस्ट और क्वेश्चन भेजे हैं। सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर आने पर, देखो फिर मैं बता रहा हूं, मैं उसका क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा जो शिफ्ट और जोन नहीं भेजेगा। पहले एक काम करो, पहले जिन्होंने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन भेजा है, सब लोग तारीख बताइए और शिफ्ट बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे की ओर आने पर और नए कोषों की जुड़ने की वजह क्या होती है, परमाणु आकार, नाभिकीय आवेश में वृद्धि। एकदम सही है दोस्त, ये तुम्हारा सवाल जो तुमने अभी भेजा है। ओके, तो काफी सारे सवाल हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। हाँ, ये वाला सवाल देखो अच्छा है, इसको मैं एक बार डिफाइन करता हूं, मुझे एक बार भेज दो जिसने अभी अभी जस्ट भेजा है वोल्टेज वाला सवाल। गैल्वेनोमीटर में परपथ में संयोजित होने पर किसका संकुचन करता है धारा का। एकदम सही है दोस्त, ये वाला सवाल सही है। ये वाला सवाल देखो अभी एक लड़के ने भेजा है। सवाल ये है कि श्रेणी क्रम में R1, R2, R3, श्रेणी क्रम में 3 रेजिस्टेंस है, उनमें से एक का नाम है R1, एक का नाम है R2, एक का नाम है R3। ये देखो R1, R2, R3। फिर बोला जा रहा है उनके टर्मिनल वोल्टेज V1, V2, V3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े। यदि उनमें से प्रभावित होने वाली धारा निरूपित करती हो, I धारा है, I उनमें से बहने वाली क्या है, धारा है। ये देखो धारा है, तो उनका निबल वोल्टेज कितना होना चाहिए, यानी नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये सवाल है। ये तो बड़ा आसान सवाल है यार भाई। श्रेणी क्रम में अगर तुमसे नेट वोल्टेज पूछा जा रहा है दोस्त, तो याद करो मैंने कई बार बताया है, श्रेणी क्रम का जो नेट वोल्टेज होता है वो हमेशा डायरेक्ट जुड़ जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। रेलवे ने इसका उत्तर सही दिया है दोस्त। ओके, दोस्त देखो है क्या ना, आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो प्रश्न भेज रहे हैं ना,
वो ज्यादातर सही है, जो गलत थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना, लेकिन मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है लाकर आपको सॉल्व करा दूंगा जो कि रेलवे ने गलत किए हैं। ओके, रेलवे ने गलत किए, लेकिन जो क्वेश्चन भेजने से पहले आप लोग अपना जोन भले ही ना भेजो, जोन से मुझे क्या मतलब, आप मुझे शिफ्ट जरूर भेजिए और डेट भेजिए कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट और किस डेट में था, ठीक है। तो ये 2 आंकड़ा आपको जरूर भेजना है, उसके बाद ही मैं आपके क्वेश्चन को बता पाऊंगा। मोहम्मद तस्लीम तुमने भेजा, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन देख तो लिया दोस्त, ठीक है। मनीष मैंने तुम्हारा क्वेश्चन भी बता दिया, ओके। एक आया 6 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का सवाल है, चलो मैं देख लेता हूं। ऐसे मत भेजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके देखिए। विद्युत मोटर का कार्यशीलता सिद्धांत निम्नलिखित में किसमें होता है? सही है दोस्त, सही है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग यहां पर मैसेज कर दीजिएगा। सर प्लीज मेरा क्वेश्चन देख लीजिए। दीपा दास तुम्हारा नंबर कितना बना भाई? तुमने अपना नंबर भी नहीं बताया। दीपा मुझे अभी थोड़ी देर बाद फोन करना, नंबर लिखवा देना तुम्हारा कितना टाइम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 6 + √2 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 और 36 में से 12 जाएगा 24। सही तो है यार, ज्यादातर उत्तर सही है दोस्त, है ना। चलो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे प्रॉपर भेज दीजिएगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो गलत है। क्योंकि आप लोग के साथ एक समस्या ये है कि आप लोग को जो गलत है ना, जो सही है वो भी गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन है, भेज दीजिए। कल आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, जितने भी है। कल नहीं मिलेगा कंप्लीट तो परसों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लक्ष्मण जो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हो ना दोस्त, मैं आपको लक्ष्मण बता दूं, देखो वो वाला क्वेश्चन ऐसे था कि ये बोला जा रहा था कि आपका जो ग्लूकोज है वो किस में टूटता है। आगे तुम्हारा CO2 लिखा हुआ था, यहां खाली जगह लिखी थी, यहां पर ATP लिखा हुआ था, ठीक है। और एनएरोबिक था, एनएरोबिक मतलब NADH। तो आप मुझे खुद बताओ NADH शोषण में यहां क्या बनता है? अल्कोहल ही तो बनता है दोस्त मेरे, अल्कोहल ही तो बनता है, आप मुझे बताइए, है ना। ओके, अब देखो एक बच्चे का फोन आ रहा है, फोन भी करते हैं। जी बताइए, हेलो जी बताइए, नमस्कार। मैं आपको कल सोल्यूशन दे दूंगा बच्चा, ठीक है, ठीक है, हाँ कल मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आप क्वेश्चन भेजते रहिए और प्रॉपरली जो है पहले समझ लीजिए चीजें कहाँ गलत होती है कहाँ सही होती है, इस चीज को समझ लीजिए।